गांव का हर आदमी मुझे। मेरा नाम राधा है। मेरी शादी विवेक से हुई थी। मैं बहुत खूबसूरत थी। मेरी शादी होकर जब मैं ससुराल आई तो मेरी खूबसूरती देख गांव के सभी आदमियों के होश उड़ गए थे। मैं अपने पति विवेक जैसे अधेड़ के सामने अप्सरा दिखती थी। अपनी मेहनत मजदूरी से मैंने गृहस्थी ऐसी चमकाई, इलाके के लोग अपनी अपनी बीवियों के सामने मेरी मिसाल पेश करने लगे। विवेक के गांव के कई नौजवान इस कोशिश में थे कि विवेक जैसे लंगूर के हाथ से निकलकर मैं उनके हाथ में आ जाऊं। वे मुझसे शादी तो नहीं कर सकते थे, अलबत्ता मुझे रखैल बनाने के लिए हजारों रुपए लुटाने को तैयार थे। धीरे धीरे समय गुजरता रहा और मैं एक बच्चे की मां बन गई, लेकिन मेरी देह की बनावट और कसावट पर बच्चा जनने का रत्ती भर भी फर्क नहीं दिखा। गांव के मलचनों में अभी भी मुझे हासिल करने की पहले जैसी ही चाहत थी। तभी जैसे बिल्ली की भाग से छींका टूट पड़ा। विवेक एक दिन काम की तलाश में शहर गया और सड़क पार करते हुए एक ट्रक की चपेट में आ गया। ट्रक के भारी भरकम पहियों ने उसकी कमज़ोर काया को चपाती की तरह बेल कर रख दिया था। विवेक के क्रियाक्रम के दौरान गांव के सारे मंचलों में मेरी हमदर्दी हासिल करने की होड़ लगी रही। मैं चाहती तो पति की तेरहवीं को यादगार बना सकती थी। गांव के सभी साहूकारों ने मेरी जमानी की जमानत पर थैलियों के मुंह खोल रखे थे, मगर मैंने वफादारी कायम रखना ही पति के प्रति सच्ची श्रद्धांजलि समझते हुए सब कुछ बहुत किफायत से निपटा दिया। मेरी पहाड़ सी विधवा जिंदगी को देखते हुए गांव के बुजुर्गों ने किसी का हाथ थाम लेने की सलाह दी, मगर मैंने किसी की बात पर ध्यान न देते हुए कहा, मेरा मर चला गया तो क्या, भाई बेटे का सहारा तो दे ही गया है। बेटे को पालने पोसने के बहाने ही जिंदगी कट जाएगी। वक्त का परिंदा फिर अपनी रफ्तार से उड़ चला। मेरा बेटा मोहित अब गांव के प्राइमरी स्कूल में पढ़ने जाने लगा था और मैं मंचलों से खुद को बचाते हुए उसके बेहतर भविष्य के लिए मेहनत मजदूरी करने में जुटी थी। उन्हीं दिनों उस इलाके में परवाह नियोजन के लिए नसबंदी कैंप लगा। टारगेट पूरा न हो सकने के चलते जिला प्रशासन ने ऑपरेशन कराने को एक एक कर खेतीबाड़ी लायक ज़मीन देने की पेशकश की। 1 एकड़ ज़मीन मिलने की बात मेरे कानों में भी पड़ी। मुझे मोहित का भविष्य संवारने का अच्छा मौका दिखा। ज़्यादा पूछताछ करती तो किससे करती, जिससे भी जरा सा बोल देती वो ही गले पड़ने लगता। जो बोलते देखता वह बदनाम करने की धमकी देता। इसलिए निश्चित दिन मैं कैंप में ही जा पहुंची। मेरा भोलापन देखकर कैंप के अफसर हंसे। कैंप इंचार्ज ने कहा, एक विधवा से देश की आबादी बढ़ने का खतरा कैसे हो सकता है। कैंप इंचार्ज का टका सा जवाब सुनकर मोहित के भविष्य को लेकर देखे गए मेरे सारे सपने बिखर गए। बाहर जाने के लिए मेरे पैर नहीं उठे तो मैं सिर पकड़कर वहीं बैठ गई। तभी एक अधेड़ कैंप के इंचार्ज के पास आकर बोला, सर आपके लोग मेरा ऑपरेशन नहीं कर रहे हैं। क्यों, क्या कहते हैं? कहते हैं कि मैं अपात्र हूँ। क्या नाम है तुम्हारा? सर मेरा नाम राजेश है। कैंप इंचार्ज ने टेलीफोन पर एक नंबर मिलाया और उस अधेड़ के बारे में पूछताछ करने लगा। फिर उसने राजेश से पूछा, क्या यह सच है कि तुम्हारी बीवी पिछले महीने मर चुकी है? हाँ सर। फिर तुम्हें ऑपरेशन की क्या ज़रूरत है? बेवकूफ़ समझते हो हमको? चलो भागो। राजेश सिर झुकाकर वहाँ से चल पड़ा। मैं भी उसके पीछे पीछे बाहर निकल आई। उसके करीब जाकर मैंने धीरे से पूछा, कितने बच्चे हैं तुम्हारे? एक लड़का है। सोचा था 1 एकड़ खेत मिल गया तो उसकी ज़िंदगी ठीक ठाक गुजर जाएगी। मेरा भी एक लड़का है। मुझे भी मना कर दिया गया। ऐसा करो तुम एक नई चादर ले आओ। राजेश ने एक नज़र मुझे देखा, फिर वहीं ठहरने को कहकर वह कस्बे के बाज़ार में चला गया और वहाँ से एक नई चादर, थोड़ा सा सिंदूर, हरी चूड़ियाँ, मैं बिछिया वगैरह ले आया। थोड़ी देर बाद
हम दोनों कैंप इंचार्ज के पास खड़े थे। राजेश ने कहा, हम लोग भी ऑपरेशन कराना चाहते हैं। साहब ने हम दोनों पर एक गहरी नज़र डालते हुए कहा, मेरा ख्याल है कि अभी कुछ घंटे पहले मैंने तुम्हें कुछ समझाया था। साहब, राजेश ने मुझ पर नई चादर डाल दी है, मैंने फरमाते हुए कहा। नई चादर? कैंप इंचार्ज ने ना समझने वाले अंदाज में पास में ही बैठी एक जनप्रतिनिधि निफा की ओर देखा। इस इलाके में किसी भी विधवा या छोड़ी गई औरत के साथ शादी करने के लिए उस पर नई चादर डाल दी जाती है। कहीं कहीं इसे घरौना करना या घर पर बिठाना भी कहा जाता है। उस जनप्रतिनिधि निफा ने बताया। ओह! कैंप इंचार्ज ने घंटी बजाकर चपरासी को बुलाया और कहा, इस आदमी को ले जाओ, अब यह आपात नहीं है, इसकी नसबंदी करा दें। हाँ, तुम्हारा नाम क्या है? राधा। ठीक है, तुम कल फिर यहाँ आना, कल दूरबीन विधि से तुम्हारा ऑपरेशन किया जाएगा। लेकिन साहब, मुझे भी 1 एकड़ ज़मीन मिलेगी ना? हाँ हाँ, ज़रूर मिलेगी। हम तुम्हारे लिए तीसरी चादर ओढ़ने की गुंजाइश कतई नहीं छोड़ेंगे। मैं नमस्ते कहकर खुश होते हुए कैंप से बाहर निकल गई तो उस जनप्रतिनिधि ने कहा, साहब, आपने एक मामूली सी औरत के लिए कायदा ही बदल दिया। निशा जी, यह सवाल तो कायदे कानून का नहीं, आबादी रोकने का है। ऐसी औरतें नई चादर ओढ़ ओढ़ कर हमारी सारी मेहनत पर पानी फेर देंगी। दूसरे दिन मैं कैंप में पहुंची तो वहां मौजूद कई औरतों के साथ मेरा भी दूरबीन विधि से नसबंदी ऑपरेशन हो गया। कैंप की एम्बुलेंस पर सवार होते समय मुझे राजेश मिला और बोला, राधा, मेरे घर चलो, तुम्हें कुछ दिन देखभाल की ज़रूरत होगी। मेरी देखभाल के लिए मोहित है ना, मेरा भी तो फर्ज बनता है। अब तो हम लिखित में मियाँ बीवी हैं, लिखी हुई बातें तो दफ्तरों में पड़ी रहती हैं। तुम्हारा अगर यही रवैया रहा तो तुम 1 बीघा ज़मीन भी नहीं पाओगी, नुकसान तुम्हारा भी बराबर होगा। मैं तुम्हें ऐसे ही छोड़ने वाला नहीं। छोड़ने की बात तो पकड़ लेने के बाद की जाती है। मेरा जवाब सुनकर राजेश दांत पीस कर रह गया। कुछ साल बाद मोहित प्राइमरी पास करके कस्बे में पढ़ने जाने लगा। एक दिन उसके साथ उसका सहपाठी नमन मेरे घर आया। नमन के मैंने कुचले कपड़े और उलझे हुए रूखे बाल देखकर मैंने पूछा, तुम्हारी माँ क्या करती रहती है नमन? मेरी माँ नहीं है, नमन ने मायूसी से बताया। तभी तो मैं कहूँ, खैर, अब तो तुम बड़े हो चुके हो, नहाना कपड़े धोना कर सकते हो। नमन टुकुर टुकुर मेरी ओर देखता रहा। जवाब मोहित ने दिया, माँ, घर का सारा काम नमन को ही करना होता है, इसके बापू शराब पीते हैं। अच्छा, शराब भी पीते हैं? क्या नाम है तुम्हारे बापू का? राजेश। मेरे कलेजे पर घूंसा सा लगा। मैंने मोहित के साथ नमन को भी नहलाया, कपड़े धोए, प्यार से खाना खिलाया और घर जाते समय 2 लोगों का खाना बांधते हुए कहा, नमन बेटा, आते जाते रहा करो। मोहित के साथ, हाँ माँ, मैं भी यही कहता हूँ। मेरे पास बापू नहीं है तो मैं जाता हूँ कि नहीं इसके घर। अच्छा, इसके बापू तुम्हें अच्छे लगते हैं? जब शराब नहीं पीते तब मुझे प्यार भी खूब करते हैं। अगली बार उनसे मेरा नाम लेकर शराब छोड़ने को कहना। इसी के साथ ही नमन और मोहित के हाथों दोनों घरों के बीच पुल तैयार होने लगा। पहले खाने पीने की चीज़ें आई गईं, फिर कपड़े और रोज़मर्रा की दूसरी चीज़ें भी आने जाने लगी। फिर एक दिन राजेश खुद मेरे घर आ पहुंचा। तुम यहाँ कैसे? मैं उसे अपने घर पर आया देखकर हक्की बक्की रह गई। मैं तुम्हें यह बताने आया हूँ कि मैंने तुम्हारा संदेश मिलने से अब तक शराब छुई भी नहीं है, तो इससे तो नमन का भविष्य संवरेगा। मैं अपना भविष्य संवारने आया हूँ। मैंने तुम्हें भुलाने के लिए शराब पीनी शुरू की थी, तुम्हें पाने के लिए ही शराब छोड़ी है, राधा, कहकर राजेश ने मेरा हाथ पकड़ लिया। अरे अरे, क्या करते हो बेटा, मोहित आ जाएगा, वह शाम से पहले नहीं आएगा। आज मैं तुम्हारा जवाब लेकर जाऊंगा। राधा, बच्चे बड़े हो चुके हैं, समझाना मुश्किल हो जाएगा उन्हें, बच्चे समझदार भी हैं। मैं उन्हें पूरी बात बता चुका हूँ। तुम बहुत चालाक हो, कमज़ोर रग पकड़ते हो। मैंने पहले ही कह दिया था कि
मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। राजेश ने मेरी आंखों में झांकते हुए कहा। मेरी आंखें खुद ब खुद बंद हो गईं। उस दिन के बाद राजेश अक्सर नमन को लेने के बहाने मेरे घर आ जाता। मोहित की जिद पर मैं नमन के घर भी आने जाने लगी। जब हम दोनों रात में भी एक दूसरे के घर रुकने लगे तो दोनों गांव के लोग जान गए कि राजेश ने मुझ पर नई चादर डाल दी है। नमन, मोहित और राजेश बहुत खुश थे। खुश तो मैं भी कम नहीं थी, मगर कभी कभी मुझे बहुत अचंभा होता था कि मैं अपने पहले पति को भूलकर राजेश के पकड़ में आ कैसे गई। तो दोस्तों, यह थी हमारी आज की कहानी। पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और वीडियो को पूरा देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।